जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम पढ़ रहे थे भारत का भौतिक स्वरूप और उसमें अपना चल रहा था प्रायद्वीपीय भारत का पठार यानी दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। हमने अपनी पहले वाली क्लास में देखा था साथियों कि इस पठारी भाग को जो है अलग अलग क्षेत्रों में किस किस नाम से जाना जाता है और इसमें कौन कौन से हिस्से जो है आते हैं। इसमें देखा था अपन ने अरावली पर्वतमाला, ये आपका मालवा का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर का पठार, और उसके बाद विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ थी। फिर नीचे दक्कन का पठार था, इसके भी दो हिस्से हैं, महाराष्ट्र का पठार और कर्नाटक का पठार, और इसके पूर्व में जो है तेलंगाना का पठार। फिर इसके ऊपर इधर आ जाता है दंडकारण्य का पठार, और पूर्व और पश्चिम में जो है इसके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पहाड़ियाँ हैं, और नीचे दक्षिण में जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ या कार्डमम पहाड़ियाँ आती हैं। तो आज दोस्तों इसी कड़ी में हम आगे लेने वाले हैं। आज इनके एक एक करके एक पार्ट को हम लेने की कोशिश करते हैं और एक एक चीज़ को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले लेते हैं दोस्तों हम इसके अंदर अरावली पर्वतमाला और मालवा का पठार। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हो दोस्तों, अरावली पर्वतमाला और मालवा का पठार, अरावली पर्वतमाला का अधिकतर हिस्सा राजस्थान में है और मालवा का पठार जो है अधिकतर हिस्सा मध्य प्रदेश में पड़ता है, कुछ हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। और ये जो पूरा दिखाई दे रहा है, ये यहाँ तक, ये पूरा मालवा का पठार कहलाता है। और इसको अलग अलग भागों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो है इसके क्षेत्रीय नाम है। जैसे ये हमने लिया था यहाँ मेवाड़ का पठार, तो ये मेवाड़ का पठार मालवा के पठार का ही हिस्सा है, उत्तरी पश्चिमी विस्तार है। और ये बुंदेलखंड का पठार जो है इसका उत्तरी पूर्वी हिस्सा जो है मालवा के पठार का ही है। तो हम इसमें लेते हैं आज सबसे पहले जैसे अरावली, अरावली पर्वतमाला या अरावली रेंज। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ राजस्थान का मैप बनाने की कोशिश करता हूँ। यह कुछ मोटा मोटी जो है आपका राजस्थान का मैप है। अब देखिए दोस्तों, अरावली पर्वतमाला जो है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से होकर गुजरती है। कुछ मोटा मोटी ये इसका प्रारूप है। बात करें दोस्तों तो ये अरावली पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। प्री कैम्बियन काल में जो है इसकी उत्पत्ति हुई, उस विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में जो है इसका नाम आता है, ये क्लियर है। और हिमालय जो है अपनी नवीनतम पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो है दोस्तों गुजरात में पालनपुर से लेकर दिल्ली में रायसेन की पहाड़ियों तक जो है इनका फैलाव है। इस प्रकार ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है। इसका 80% हिस्सा केवल राजस्थान में आता है, और राजस्थान में इसकी जो है सबसे ऊंची चोटियाँ जो है वो भी राजस्थान में पाई जाती हैं। दूसरी विशेषता अरावली की यह है दोस्तों कि ये अरब सागरीय मानसून के समानांतर होने की वजह से मानसून को प्रभावित नहीं कर पाती है और मानसून को नहीं रोक पाती है, जिसकी वजह से जो है राजस्थान में वर्षा के लिए वर्षा कराने में इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि ये थार के मरुस्थल को पूर्वी हिस्से में बढ़ने से या प्रसार होने से रोकती है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में थार का रेगिस्तान है और ये वायु द्वारा चादरी अपर्दन से इसका फैलाव पूर्व की तरफ होता है। लेकिन बीच में अरावली पर्वतमाला आ जाने से ये अवरोधक का काम करती है और मरुस्थल को जो है पूर्वी हिस्से में नहीं फैलने देती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता हुई। अगली बात करें दोस्तों अगर इसकी सर्वोच्च चोटी की, तो वो आती है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। और बात करें उसकी ऊंचाई की तो 1727 मीटर जो है उसकी ऊंचाई है। कई पुस्तकों में 1722 मीटर भी लिखा हुआ होता है, लेकिन वहाँ 22 मीटर का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो है माउंट आबू के ऊपर एक मंदिर है गुरु दत्तात्रेय का, उस मंदिर के शिखर की हाइट को भी अगर उसमें काउंट कर लिया जाए तो वो जो है 1722 मीटर जो है उसकी हाइट, 27 मीटर जो है उसकी हाइट कुल हो जाती है, बाकी 1722 मीटर है। और इसी आबू पर्वत के ऊपर एक शहर बसा हुआ है जिसे हम माउंट आबू कहते हैं, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है और राजस्थान की सबसे ऊंची जो है नगर पालिका या सबसे प्रथम नगर पालिका जो है वो यहीं पे है। 1200 मीटर की ऊंचाई के ऊपर जो है ये शहर बसा हुआ है। दूसरा, इसी पर्वत श्रेणी के अंदर जो है
एरिया के अंदर आपकी सांबर झील वाला एरिया आ जाता है, सांबर गैप जिसे आप कहते हो, जहाँ से राजस्थान मरुस्थल के मार्च के लिए जो कहते हैं भूगोलवेता कि मरुस्थल का मार्च पूर्व की तरफ हो रहा है, प्रसार हो रहा है, तो वो सांबर गैप से जो है हो रहा है। दूसरा, ये खनिजों का अजायब घर कहलाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। और ये अरावली जो है ये धात्विक और अधात्विक खनिज इसके अंदर बहुत है से पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो है अधात्विक खनिज इसमें पाए जाते हैं, जिनमें आपके चूना पत्थर, ग्रेनाइट और संगमरमर, मार्बल। जैसा कि आप जानते हो अपना ताजमहल बना हुआ है मकराना के संगमरमर से है, वो अरावली क्षेत्र में ही पाया जाता है। देखते हैं इसके एक एक विशेषताओं को लेते हैं दोस्तों। तो ये पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होती है, पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर है ना, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली, 4 राज्यों में इसका विस्तार है। अगली विशेषता इसकी यह दोस्तों कि ये दक्षिण पश्चिम में चौड़ाई भी अधिक है और इसकी ऊंचाई भी अधिक है। जैसे जैसे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेंगे हम तो इसकी चौड़ाई भी कम होती जाती है और ऊंचाई भी जो है कम होती जाती है। तो दक्षिण पश्चिम में चौड़ाई व ऊंचाई अधिक है और इसका उल्टा हो गया उत्तर पूर्व में। दूसरा, इसका जो है 80% भाग राजस्थान में आता है, 80% भाग राजस्थान में है। दूसरा, राजस्थान के प्रसार को, रेगिस्तान के प्रसार को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है। तो रेगिस्तान के प्रसार में अवरोधक है, रेगिस्तान के प्रसार में अवरोधक का काम जो है ये पर्वतमाला करती हैं। दूसरा, इसमें अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। जैसे चूना पत्थर, संगमरमर आदि। और बात करें दोस्तों इससे निकलने वाली नदियों की, तो इससे जो है इम्पोर्टेंट सिर्फ 2 नदियां ही निकलती हैं। वैसे तो बहुत सारी है छोटी मोटी और नदियां, लेकिन मुख्यतः 2 नदियां हैं। एक तो आती है दोस्तों आपकी लूनी नदी जो अजमेर से यहाँ से निकलती हैं, अजमेर से इस जगह से, और ये कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है और इसका नाम है दोस्तों लूनी। एक पश्चिमी बनास भी निकलती है पर छोटी नदी है, लेकिन यहाँ से एक नदी और निकलती है अरावली के क्षेत्र से ही, बनास नदी जो कि चंबल की सहायक नदी है, वो इस तरफ जाती है। तो क्या है यहाँ लूनी और बनास नदियाँ निकलती हैं, लूनी और बनास नदियाँ निकलती हैं। दूसरा दोस्तों, अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों। औसत ऊंचाई 930 मीटर है। ये हुई कुछ अरावली पर्वतमाला की मोटा मोटी कुछ विशेषताएं। दूसरा, अरावली पर्वतमाला में ही जो है माउंट आबू में एक जैनों का मंदिर है जिसे दिलवाड़ा जैन मंदिर कहते हैं। क्या है? दिलवाड़ा जैन मंदिर है, सिरोही में है, आबू में, आबू। सबसे ऊंची चोटी की बात करें दोस्तों
तो माउंट आबू है, माउंट आबू 1727 मीटर। ठीक है। दूसरा हमने देखा था यहाँ एक सांबर झील है, सांबर झील जो कि अरावली की श्रेणी में ही है। भारत की सबसे खारी झील है सांबर, भारत की सबसे बड़ी खारी झील। इसकी एक विशेषता और है दोस्तों कि ये भारत का 8.7% नमक उत्पादित करती हैं। नमक उत्पादन का जो है यहाँ कार्य होता है, इसमें से भारत का 8.7% नमक ये अकेली सांबर झील करती हैं। दूसरा, ये अरावली जो है क्योंकि जलवायु विभाजक का काम करती है, अरावली से पश्चिम में बहुत कम वर्षा होती है, औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम। ठीक है। अरावली के पैरेलल यहाँ 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है और इसके इस तरफ 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसमें से माउंट आबू की अगर बात करें आबू की, तो यहाँ 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये थी दोस्तों कुछ मोटा मोटी जानकारी अपनी अरावली पर्वतमाला की। इसको हम जब राजस्थान पढ़ेंगे, राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे, उसके अंदर जो है विस्तार से हम पढ़ेंगे। अब लेते हैं हम दूसरा अपना मालवा का पठार। अब लेते हैं दूसरा अगला टॉपिक अपना मालवा का पठार। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, मालवा का एरिया अधिकतर जो है आपका एमपी में पड़ता है। जैसे ये थी अपनी अरावली पर्वतमाला, इसके समानांतर यहाँ ये जो एरिया है दोस्तों, ये कहलाता है आपका मालवा का पठार। इसको आप यूं बना सकते हो, मालवा का पठार। इसको दोस्तों जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको मेवाड़ का पठार कहा जाता है। यहाँ तक आपका मेवाड़ का पठार हो गया। और इस तरफ आ जाता है दोस्तों ये आपका बुंदेलखंड का पठार, जो कि अधिकतर यूपी में पड़ता है और ये पूरा एमपी में पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये राजस्थान का हिस्सा है, ये यूपी का है और ये एमपी का है। ओवरऑल इसको जो हम मालवा का पठार कहते हैं, लेकिन राजस्थान में इसके एरिया को मेवाड़ का पठार कहा जाता है। और अगर हम इससे राजस्थान में पढ़ेंगे तो राजस्थान में इसको उपरमाल का पठार भी कहते हैं। बेसोड़गढ़ चंबल नदी के किनारे से लेकर बिजोलियाँ वाला जो एरिया है, इस क्षेत्र को उपरमाल का पठार भी कहते हैं। तो मेवाड़ में इसको मेवाड़ का पठार कहते हैं, इधर यूपी में इसको बुंदेलखंड कहते हैं। उसके बाद में आ जाता है आपका बंगेलखंड, ये यहाँ ये एरिया बंगेलखंड आ जाता है। और फिर इसके दक्षिण में यहाँ आती है आपकी विंध्य पर्वतमाला और यहाँ आ जाती है आपकी सतपुड़ा रेंज। ठीक है। और सतपुड़ा और विंध्य के बीच में आपकी नदी आती है नर्मदा और इसके दक्षिण में आती है आपकी ताप्ती नदी। तो हमारा फोकस है अभी मालवा के पठार पे। तो इसकी सबसे पहली विशेषता तो यह है दोस्तों कि ये अरावली के पूर्व में है, अरावली के पूर्व में। ठीक है। दूसरी विशेषता यह दोस्तों कि ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, लावा निर्मित है पठार है, इसलिए बेसाल्ट चट्टानें हैं और काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है इसलिए यहाँ जो है कपास और चना चावल ये फसलें अधिक होती है। इसमें दूसरी विशेषता ये दोस्तों कि चूँकि इसके धरातल में गहराई में जाने पर बेसाल्ट चट्टानें हैं जिनके अंदर दरारें नहीं होती है, जिस वजह से जो है भूमिगत जल की कमी रहती है, क्योंकि जो
जो भी वर्षा होती है उसका जल जमीन के अंदर नहीं जा पाता, वो बह के निकल जाता है, इसलिए यहाँ नदियों का विकास हुआ है, अधिकतर नदियाँ हैं। और इसका बात करें इसके ढाल की, तो दोस्तों इसका ढाल जो है उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर है, जिससे यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं यमुना और गंगा में जाके मिलती हैं। और इसके दक्षिण की बात करें तो इसके दक्षिण का ढाल जो है दक्षिण पूर्व की ओर आता है। तो ये एक तरह से विंध्याचल श्रेणी जो है अपनी, ये जल विभाजक का कार्य करती है। उसमें सबसे पहला हिस्सा अपना मालवा का पठार ही आता है और इसके ढाल जो है उत्तर पूर्व की ओर है। दूसरा, इसका ढाल भी जो है थोड़ा तीव्र है दोस्तों। तीव्र कैसे, मतलब मैदान किसे कहते हैं, समतल भूमि को मैदान कहते हैं, लेकिन इसका जो ढाल है ये तीव्र है। ये मतलब यूं देख लो आप कि 4 से 5 मीटर प्रति किलोमीटर इसका ढाल है। मतलब अगर हम 1 किलोमीटर की दूरी को पार करते हैं तो वहाँ पे जो डिफरेंस है 4 से 5 मीटर तक का आ जाता है। गंगा का मैदान जो है अपना, उसका ढाल कम है, उसका ढाल बहुत कम है, यूँ समझ लो आपके आधा मीटर से भी कम है, तो उसके बनिस्बत इसका ढाल अधिक है। ढाल अधिक होने की वजह से जो है दोस्तों यहाँ से निकलने वाली नदियाँ तीव्र वेग के साथ निकलती हैं। चूँकि तीव्र वेग के साथ निकलती हैं इसलिए अपर्दन भी ज़्यादा करती हैं, और यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो है अवनालिका अपर्दन करती हैं। जो अवनालिका मतलब होता है गहराई में कटाव करना। और गंगा क्षेत्र की जो नदियाँ हैं दोस्तों, वहाँ ढाल चूँकि कम है इसलिए उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ और मालवा के पठार से जाने वाली नदियाँ, दोनों तरफ से आने वाली नदियाँ वहाँ आके अपनी स्पीड, इनकी स्पीड कम हो जाती है, जिससे कि वहाँ अपर्दन न होकर निक्षेपण का कार्य होता है, जिससे जलोढ़क मैदानों का निर्माण गंगा क्षेत्र में या गंगा घाटी में हुआ है। लेकिन मालवा में चूँकि ढाल अधिक है इसलिए नदियों का वेग अधिक होता है, इसलिए वो कटाव भी अधिक करती हैं और गहरा गार्ज बनाते हुए बहती हैं। जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण जो है हम लेना चाहें तो वो है अपना चंबल नदी का उदाहरण। चंबल नदी गहरी घाटियों में बहती है और चंबल के एरिया में बहुत सारे बीहड़ पाए जाते हैं। बीहड़ कहते हैं जहाँ कंदराओं के रूप में नदी के द्वारा जो अपर्दन किया हुआ है, अवनालिका अपर्दन, जहाँ की भूमि भी एक तरह से यूँ समझ लो कि उपजाऊ नहीं है और वो क्षेत्र डाकुओं के रहने का एरिया बन गया है। हम सुनते भी हैं कि चंबल में जो है डाकू बहुत रहते हैं, तो उसका रीज़न यही है क्योंकि वहाँ उनके छिपने की जगह बहुत है, गहरी घाटियाँ हैं, इसलिए वो बीहड़ बन गया है। ये क्यों हुआ, क्योंकि चंबल नदी मतलब गहरे गार्ज बनाते हुए बहती है। चंबल नदी के अफवाह क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन अधिक है, तो इसका अपर्दन इसका ढाल उत्तर की है और है उत्तर पूर्व की ओर। देखिए यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको, ये आई आपकी गंगा नदी, इसमें मिली यमुना, यमुना की सहायक है आपकी चंबल नदी, ये राजस्थान से, ठीक है। चंबल, केन, बेतवा और फिर एक इधर से सोन आके डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है। ये थी आपकी चंबल। देखिए चंबल एमपी से निकलती है और राजस्थान में होते हुए यूपी में होके गंगा में मिल जाती है। ये आपकी केन और ये बेतवा, ये नदियाँ जो हैं मुख्य नदियाँ हैं जो मालवा के मैदान से निकलती हैं और उत्तर पूर्व की ओर जाती है। चंबल की सहायक नदी की बात करें दोस्तों तो इस तरफ से इसमें मिलती है बनास, मुख्य नदी है ये, इसकी मुख्य सहायक नदी है। इस तरफ से इसमें मिलती है काली सिंध, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नदियाँ इसमें जाकर मिलती हैं। चूँकि यहाँ की नदियाँ तीव्र ढाल से बहती हैं और नीचे चट्टानें बेसाल्ट पाई जाती है, जिससे कि वर्षा जल जमीन में नहीं उतर पाता है, इसलिए यहाँ पे जो है भूमिगत जल की कमी है। और भूमिगत जल की कमी है इसलिए पानी की कमी की को पूरा करने के लिए, पूर्ति को पूरा करने के लिए यहाँ पे जो है बांध बनाए गए हैं। जैसे एमपी में गांधी सागर बना है चंबल पे, यहाँ गांधी सागर है। इसके ऊपर राजस्थान में राणा प्रताप सागर है। फिर इसी के ऊपर जो है कोटा में दोस्तों बात की जाए तो कोटा में इसके अंदर है कोटा बैराज और जवाहर सागर। इस प्रकार इनके ऊपर जो है बांध बनाकर पानी की कमी की जो है पूरा किया गया है। दूसरा, इसमें खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। खनिज पदार्थों में तांबा है, चांदी है, अब्रक मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट इसकी विशेषताओं को हम यहाँ लेते हैं।
तो सबसे पहले ले लेते हैं हम इसमें, इसका ढाल उत्तर की व्यू है, ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। बेसाल्ट से निर्मित है, बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट से निर्मित है। काली मिट्टी पाई जाती है, क्या है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी की अधिकता के कारण ही जो है यहाँ कपास और चावल की खेती होती है। कपास, चावल, गन्ना भी होता है यहाँ, गन्ना आदि फसलें। अगली विशेषता की बात करें दोस्तों तो खनिज जो हैं इसमें बेसाल्टिक चट्टानें हैं, इसलिए लो ऑक्साइड की अधिकता है। और यहाँ पे जो है चांदी, अभ्रक, मुख्यतः अभ्रक ही पाया जाता है यहाँ, अभ्रक, तांबा भी यहाँ निकलता है। दूसरा, सर्वाधिक नदियाँ जो है यहाँ अवनाली का अपर्दन करती हैं, नदियाँ अवनाली का अपर्दन करती हैं। और नदियों का वेग ज़्यादा होता है, ये आप समझ रहे हो। ये संप्राय मैदान है एक तरह से, ये जो है यूँ कह सकते हैं हम कि ये अपर्दन से निर्मित मैदान है, ठीक है। अपर्दित मैदान, अपर्दित मैदान है। दूसरा, इसमें भूमिगत जल की कमी है, क्या है, देखा हमने बेसाल्ट चट्टानें हैं चूँकि, और बेसाल्ट चट्टानें होने की वजह से जो है नीचे पानी नहीं उतर पाता है, तो भूमिगत जल की कमी, भूमिगत जल की कमी। दूसरा, यहाँ बांध व तालाब पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ बड़े बड़े बांध हैं, बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं। और आपको पता है दोस्तों कि नदी जोड़ो जो अपनी अमृत परियोजना है उसी के तहत केन और बेतवा दोनों नदियों को इसमें जो है जोड़ा जा रहा है। इसको अगर क्षेत्रीय भागों में देखें तो अरावली से लेकर मारवा तक का जो एरिया है मेवाड़ का पठार कहलाता है। अरावली से मालवा तक मेवाड़ पठार। अब मेवाड़ से बुंदेलखंड तक मालवा पठार, और मालवा के उत्तर पूर्व में जो है बुंदेलखंड, मालवा के उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड जो है यह कहलाता है। ये थी इसकी कुछ विशेषताएं। एक नदी और है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, वो निकलती है यहाँ से मालवा के पठार से, ये अरावली को टच करते हुए अरावली के पास से वापस खंबात की खाड़ी में जाती हैं, और ये हैं दोस्तों माही। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि बाकी सभी नदियाँ उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर जाती है, लेकिन केवल माही नदी, केवल माही नदी उत्तर की ओर बहकर पश्चिम व दक्षिण पश्चिम में बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, खंबात की खाड़ी में गिरती है। केवल माही नदी ही ऐसी नदी है जो यहाँ से उत्तर में जाके उत्तर से फिर पश्चिम हो जाती है, और पश्चिम में
डूंगरपुर बांसवाड़ा से ये वापस मुड़ के गुजरात में होकर खंबाती खाड़ी में गिरती हैं। ये नदी जो है आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उल्टे वी आकार में बहती है। इसलिए सिर्फ एकमात्र ये नदी है जिसका जल इधर आता है, बाकी इसका सारा जल जो है उस तरफ जाता है। तो देख लिया आपने, ये था अपना मालवा का पठार। अब लेंगे हम अगली क्लास में छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड का पठार और फिर दक्कन का पठार। साथ ही हम पढ़ेंगे उनमें विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वतमालाएं।